नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जमशेद में, जहां जनरल कंपटीशन की तैयारी आसान भाषा में कराई जाती है। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी में बार-बार पूछे जाते हैं। वो इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, नंबर 1 का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए मंगल पांडे, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, डी बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगल पांडे। तो दोस्तों मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी यानी पश्चिम बंगाल में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये घटना भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत मानी जाती है। अंग्रेजों द्वारा दिए गए एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात थी, जिसे दांत से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और गोली चला दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, जबकि पहले उनकी फांसी की तारीख 18 अप्रैल थी, लेकिन विद्रोह की आशंका से इसे 10 दिन पहले कर दिया गया। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो 1800 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो यह हुआ 1857। तीसरा प्रश्न है, कौन सा शासक अशोक महान का दादा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों तीसरे का सही आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पूरे उत्तर भारत को एक साथ संगठित किया। उनके प्रमुख मार्गदर्शक चाणक्य थे। चाणक्य ने उन्हें राजनीति और युद्ध नीति सिखाई और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना की। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म अपनाकर संन्यास ले लिया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अंतिम सांस लिया। चौथा प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इसका सही आंसर है। वारेन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। वह 1773 से 1785 तक सत्ता में रहा और ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक नींव मजबूत की। उसने कलकत्ता यानी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई। साथ ही भारतीय कानून, न्याय व्यवस्था और राजस्व प्रणाली में सुधार किए। बाद में उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इम्पीचमेंट की
कार्रवाई की। लेकिन दोस्तों, इम्पीचमेंट की कार्रवाई के बाद वारेन हेस्टिंग दोष मुक्त हो गया। पांचवा प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी बर्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, उत्तर है अफ्रीका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने 11 दिसंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल सरकार के नस्लीय कानूनों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की और उसे नाम दिया सत्याग्रह, जिसका अर्थ है सत्य का आग्रह या सत्य के लिए संघर्ष। सत्याग्रह अहिंसात्मक विरोध का एक नया तरीका था। गांधी जी का मानना था कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष अहिंसा और आत्मबल के आधार पर होना चाहिए। ये तरीका बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ बनी। दोस्तों, सत्याग्रह का सबसे पहला सफल प्रयोग भारत में चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान हुआ था। तो दोस्तों, आप ये भी याद रखिए कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। छठा प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन डी भगत सिंह ने कहा था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह नारा 1906 के आसपास स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने के लिए दिया गया था। तिलक का यह नारा भारतीयों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावनाओं को जगाने वाला था। उन्होंने कहा कि स्वराज कोई दया नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यानी जनता का नेता कहा जाता है। उन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाई। वे कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे और होम रूल आंदोलन 1916 के संस्थापक भी रहे। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसी सांस्कृतिक आयोजनों को भी राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। सातवां प्रश्न, दूसरी लड़ाई पानीपत की किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और राणा सांगा के साथ, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, ऑप्शन सी अकबर और हेमू के साथ, ऑप्शन डी औरंगजेब और शिवाजी के साथ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अकबर और हेमू के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। आठवां प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ऑप्शन ए पाटलिपुत्र युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी मगध युद्ध, ऑप्शन डी तक्षशिला युद्ध। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आठवें प्रश्न का बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, कलिंग युद्ध। दोस्तों, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध बहुत ही रक्तपात पूर्ण और विनाशकारी था। यह युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। यह युद्ध अशोक की अंतरात्मा को झकझोर गया, जिससे उसने
हिंसा का त्याग करने का निर्णय लिया। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से दीक्षा ली और धम्म का प्रचार शुरू किया। उसने शांति, अहिंसा, करुणा और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाया। कलिंग युद्ध उड़ीसा क्षेत्र में दया नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों। इतना आप ज़रूर याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे, और ताकि हम जो हमारे वीडियो बने वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। 10वां प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेने गया था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठकें थी। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। सब ये सम्मेलन लंदन में हुए थे। पहला सम्मेलन दोस्तों 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, यानी पहले सम्मेलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया। दूसरा सम्मेलन 1931 गांधी जी ने भाग लिया, यानी गांधी इरविन समझौते के बाद। दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 गांधी जी ने भाग लिया था। तो दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ, दूसरा भी 1931 में हुआ और तीसरा जो है 1932 में हुआ, जहां पर गांधी जी ने भाग लिया था। सॉरी दोस्तों, तीसरा 1932 यानी गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। गोलमेज सम्मेलन तीसरे में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन दूसरे में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था जहां गांधी जी ने भारत की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने अछूतों को हिंदू समाज का हिस्सा बताया और पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया। दोस्तों गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम 1935 का भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935 बना। 10वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कर बढ़ोतरी से, ऑप्शन बी नील की खेती से, ऑप्शन सी कर चोरी से, ऑप्शन डी मजदूर आंदोलन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह आंदोलन नील किसानों के शोषण के खिलाफ था। अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को 3 कठिया प्रथा यानी जबरदस्ती 3/20 जमीन पर नील की खेती के तहत अत्याचार झेलना पड़ता था। गांधी जी ने वहां पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाया। दोस्तों गांधी जी के सत्याग्रह से किसानों को न्याय मिला। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित था। अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को नील की खेती से राहत दी गई। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के साथ ही गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय प्रवेश हो गया। दोस्तों 11वां प्रश्न, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11वां का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी
कांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 12वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को विशुद्ध नैतिक आंदोलन कहा? दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सामान्य अवज्ञा, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन इसका सही आंसर है। दोस्तों, असहयोग आंदोलन यानी नो कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था दोस्तों, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। आंदोलन की शुरुआत 1920 में रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में हुई। गांधी जी ने अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण कानूनों और दमनकारी नीतियों के खिलाफ सरकारी संस्थाओं से असहयोग की नीति अपनाने का आह्वान किया, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और विदेशी वस्तु का बहिष्कार। यह पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इसमें किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और व्यापारी सभी वर्गों ने भाग लिया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि यह आंदोलन अहिंसात्मक सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन ने भारत में जनता को पहली बार व्यापक रूप से राष्ट्रीय जन राजनीति से जोड़ा और गांधी जी को एक सर्वमान्य नेता बनाया गया। 13वां प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की दोस्तों? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। वो वो ओरिजिनली मोहम्मद गौरी का गुलाम शक्तिशाली सेनापति था। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने स्वतंत्र होकर मामलूक वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना की, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम लाख बख्श है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखें, पॉइंट की बात है। वह बहुत उदार शासक था और दान देने के लिए प्रसिद्ध था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। दोस्तों, ऐबक की मृत्यु पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। दोस्तों, 14वां प्रश्न, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया और दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया। उसने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। दोस्तों, उसने दैनिक वस्तुओं की कीमतें तय की और बाजार पर सख्त निगरानी रखी, जिससे सेना को सस्ता राशन मिल सके। दोस्तों, उसने मंगोलों के आक्रमण को कई बार रोका, दिल्ली की सुरक्षा को मजबूत किया। प्रश्न 15, शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी नामदेव,
ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरु रामदास। गुरु रामदास शिवाजी का गुरु था। ठीक है दोस्तों। छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने शिवाजी को धर्म, राष्ट्रभक्ति और मराठी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया दोस्तों। उनका संदेश था जय जय रघुवीर समर्थ, जो शिवाजी की वीरता में विश्वास जगाता था। उन्होंने दास बोध और मनाचे श्लोक जैसे ग्रंथ लिखे दोस्तों। इन पुस्तकों में नीति, आत्मबल और राष्ट्र धर्म पर गहरे विचार है। रामदास ने हनुमान मंदिरों की स्थापना करके युवाओं में शक्ति और सेवा भावना का प्रचार किया। शिवाजी ने उन्हें अपना राजधर्म गुरु माना और कई बार उसने सलाह ली दोस्तों। 16वां प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए आर्थिक कारण, ऑप्शन बी धार्मिक कारण, ऑप्शन सी सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है 16वां का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध किया गया और इसके पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला प्रमुख कारण ये थे कि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1927 में गठित इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को अपमान महसूस हुआ क्योंकि भारत के भविष्य पर चर्चा करने वाले आयोग में ही भारतीय शामिल नहीं थे। कारण नंबर 2, भारत को आत्मशासन देने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। यह आयोग केवल प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन स्वराज या स्वतंत्रता के मुद्दे पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था। इससे भारतीय नेताओं में निराशा और रोष फैला। लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश लाठीचार्ज में घायल होकर शहीद हो गए। उनका नारा था साइमन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक। दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को अपने कॉपियों में नोट डाउन करते चले, क्योंकि हमारे पास वो अभी साधन नहीं है जो हम आपको नोट डाउन करके बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो अपनी अपनी कॉपी लेकर बैठे और कॉपी में सारी बातों को नोट डाउन करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। बहुत सारी किताबों का सर्च करने के बाद ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारी किताबों में ये सारी बात स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखें और पूरी वीडियो वॉच करें और आप अपने एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। 17वां प्रश्न, कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी रघुवंश, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो दोस्तों 17वां प्रश्न का सही आंसर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रघुवंश। तो दोस्तों रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, वेद ऋषियों द्वारा संकलित है, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित है। कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ रघुवंश ये एक महाकाव्य है जो संस्कृत में लिखा गया है। रघुवंश कालिदास की प्रसिद्ध महाकाव्य रचना है दोस्तों। इसमें भगवान राम के पूर्वज रघुवंश के महान राजाओं की कथाएं हैं। ये कुल मिलाकर 19 अध्याय में लिखा गया है और उत्कृष्ट काव्य शैली का उदाहरण माना जाता है दोस्तों। ये ग्रंथ कालिदास की काव्य प्रतिभा और शिष्ट भाषा का प्रतीक है दोस्तों। इसमें नीति, धर्म, वीरता और आदर्श राजा की छवि प्रस्तुत की गई है।
राम के चरित्रों को बहुत ही गौरवपूर्ण और आदर्श रूप में दर्शाया गया है दोस्तों। 18वां प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन सी बाबर ने, ऑप्शन डी तैमूर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। वह एक तुर्क आक्रमणकारी था जिसने बिहार पर हमला करते हुए नालंदा, विक्रमशिला और वेदंतपुरी जैसे प्राचीन शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह दोस्तों नष्ट कर दिया था। लाखों ग्रंथों को आग के हवाले कर दिया गया था। नालंदा में हजारों विद्यार्थी और शिक्षक रहते थे और वहाँ बौद्ध धर्म, गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र आदि की पढ़ाई होती थी। कहा जाता है कि वहाँ की पुस्तकें महीनों तक जलती रही क्योंकि पुस्तकालय विशाल था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम यानी गुप्त वंश ने 5वीं सदी में की थी। 19वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ दोस्तों शुरू किया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन देशव्यापी था और हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और आंदोलन को क्रांतिकारियों वो जनता ने आगे बढ़ाया। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने का सबसे मजबूत दावा इसी से दोस्तों पड़ा। 20वां प्रश्न, डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों। डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति को भारत में सबसे पहले अपनाया था ब्रिटिश सरकार, विशेष रूप से लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन के काल में। इस नीति का उद्देश्य भारतीयों को धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर बांटना था। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की ताकि वे आपस में लड़े और अंग्रेज सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखे। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन व्यवस्था दी गई। इस सुधार ने अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जिससे धार्मिक आधार पर राजनीतिक विभाजन की शुरुआत हुई। यह डिवाइड एंड रूल नीति का स्पष्ट उदाहरण था। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा भी इसी नीति का हिस्सा था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई थी दोस्तों। 21वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह के समय अंग्रेज भारत आए थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी
जहांगीर। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज भारत में सबसे पहले आए थे मुगल बादशाह जहांगीर के समय। अंग्रेजों का भारत आगमन 1608 ईस्वी में हुआ। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा और सूरत में व्यापार की अनुमति मांगी। बाद में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया। टॉमस रो को मुगल दरबार से व्यापार की अनुमति मिल गई। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्रियां यानी कारखाने खोलने की इजाज़त दी, जिससे अंग्रेज़ों का भारत में व्यापार और प्रभाव बढ़ने लगा दोस्तों। ये शुरुआत थी जिसने आगे चलकर भारत पर अंग्रेजी शासन की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बम्बई समाचार, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी समाचार दर्पण, ऑप्शन डी बंगाल गजट। तो दोस्तों इसका सही और राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी बंगाल गजट। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र था हिक्कीस बंगाल गजट। यह समाचार पत्र 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक अंग्रेज ने 29 जनवरी 1780 को कोलकाता से शुरू किया। यह भारत का पहला प्रिंटेड साप्ताहिक अखबार था। यह पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करता था। हिक्की का गजट सरकारी नीतियों, गवर्नर वारेन हेस्टिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर लिखा था। इस वजह से सरकार ने इसे 1782 में 1782 में बंद करवा दिया और हिक्की को जेल भेज दिया गया दोस्तों। हिक्की का गजट एक स्वतंत्र प्रेस का प्रारंभिक रूप माना जाता है, जिसने भारत में पत्रकारिता की नींव रखी। 23वां प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया था? ऑप्शन ए तीसरा पानीपत, ऑप्शन बी 1857 की क्रांति, ऑप्शन सी बक्सर युद्ध, ऑप्शन डी प्लासी युद्ध। तो दोस्तों 23वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई बाई ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, 24वां प्रश्न है दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए पलासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी मैसूर। तो दोस्तों इसका सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन ए यानी नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में हराया गया था। नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी में हराया गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया। नवाब की हार का मुख्य कारण विश्वासघात था। नवाब के सेनापति मीर जाफर ने युद्ध के समय अंग्रेजों से मिलकर विश्वासघात किया, जिससे सिराजुद्दौला हार गया और बाद में सिराजुद्दौला मारा गया। यह युद्ध ब्रिटिश सत्ता की भारत में नींव रखने वाला पहला बड़ा कदम था दोस्तों। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव तेजी से बढ़ा लिया। 25वां प्रश्न, यह हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। 25वां प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद संधि कब और किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और राणा प्रताप, ऑप्शन बी शेर शाह और हुमायूं, ऑप्शन सी क्लाइव और शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों।
इलाहाबाद संधि यानी ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी दोस्तों। इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिली। ये अधिकार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को दिया। इससे कंपनी को भारत में शासन का आर्थिक आधार मिल गया। शुजाउद्दौला को अवध की नवाबी वापस मिली, लेकिन भारी जुर्माने भरना पड़ा दोस्तों। युद्ध में हारने के बाद शुजाउद्दौला को अपनी सेना के खर्च और जुर्माने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े हैं दोस्तों। ये संधि बक्सर युद्ध यानी 1764 के बाद की गई थी और इसी से अंग्रेजों का वास्तविक प्रशासनिक शासन भारत में शुरू हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, आपको इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का जवाब यानी उत्तर आते थे, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके बताएं। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो बनाए हमने बहुत ही लाभदायक और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे चल के हम लोग और धीरे-धीरे आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा ज्ञान आपको दें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के ये सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसको अच्छी तरह से आप वॉच कीजिए और कॉपी पे नोट डाउन करते रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।